हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 6 को पढ़ेंगे। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है उसका नाम है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। सीबीएसई के अकॉर्डिंग न्यू सिलेबस में जो हमारे न्यू टॉपिक्स जोड़े गए चैप्टर के अंदर वो देख लेंगे ध्यान से। पहला जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, पर्यावरण आंदोलन और वैश्विक पर्यावरणीय मापदंडों का विकास। सेकेंड पॉइंट है बच्चों, परंपरागत और साझी संपदा संसाधनों से संवर्धन। थर्ड है बच्चों, मूलवासी और उनके अधिकार। और ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, मूलवासी और उनके अधिकार जो है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे देखिए, वैश्विक पर्यावरण मामले पर भारत के पक्ष। ठीक है, तो बच्चों इस चैप्टर की शॉर्ट समरी देख लेते हैं हम। ठीक है, ऐसे इस वीडियो में ना हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला जो हमारा इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, पर्यावरण विश्व राजनीति का एक ऐसा विषय है जिसके बारे में चिंता करना आवश्यक हो गया है। देखिए, अब हमें यह सोचने को मिलता है कि भाई पर्यावरण टॉपिक हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ क्यों रहे हैं। ये टॉपिक तो हमें भाई क्या कहते हैं, मतलब ये तो इन्वायरमेंट का एक टॉपिक होना चाहिए, ज्योग्राफी का टॉपिक होना चाहिए, इसे हम पॉलिटिकल साइंस में क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि बच्चों आपको पता होगा, पर्यावरण ना किसी एक देश के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए अति आवश्यक है। इस और वो विश्व में शांति के लिए जैसे राज्यों की भूमिका होती है, सरकार की भूमिका होती है, इसीलिए हम पर्यावरण को किसमें पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक में पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि विश्व में कृषि योग्य भूमि में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। खेती के लायक जो जमीन है जितनी है वो भी लगातार कम हो रही है। उन जमीनों पे लोग अपने घर बना रहे हैं, फैक्ट्री बना रहे हैं, और जो जमीन खेती योग्य है वहां पे क्या हो रही है, उसकी उपजाऊ क्षमता खत्म हो जा रही है। साफ पीने का पानी का अभाव हो रहा है, कमी हो रही है, वनों की कटाई हो रही है, ओजोन परत में छेद होता जा रहा है। ओजोन परत, कई बच्चों को 11th-12th में आ गए पर ओजोन परत ही नहीं पता। पृथ्वी के चारों तरफ एक हमारे वायुमंडल में एक परत होती है, लेयर होती है। जैसे हम चाय पीते हैं ना, तो छान के पीते हैं ताकि चाय पत्ती हमारे मुंह में ना आ जाए, उसी तरीके से सूरज से आने वाली जो गलत वाली किरणें होती है, जो मानव के शरीर को तरह तरह की बीमारियां दे सकते हैं, जैसे चर्म रोग हो गया हमारा, ठीक है, कैंसर वगैरह हो गया, तो इस तरह की बीमारियों से रोकता है ओजोन परत, और इस परत में लगातार छेद बढ़ता जा रहा है। अच्छा, ये हो क्यों रहा है? क्योंकि पृथ्वी का तापमान मनुष्य द्वारा लगातार बढ़ाया जा रहा है, प्रदूषण के कारण। तो ओजोन परत में छेद हो रहा है। समुद्री तटीय जो देखो, समुद्री तटीय प्रदूषण बढ़ रहा है, समुद्र का पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है, जो बर्फ है सारी नदियां पिघलती जा रही है, और समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, समुद्र में प्रदूषण बढ़ रहा है। इन सब के कारण मनुष्य के स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा खतरा मंडरा रहा है। ठीक है बच्चों, अगला देखिए, आर्थिक विकास के कारण, आर्थिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कारण, आर्थिक विकास के कारण होने वाले असर को 1960 के दशक के बाद गंभीरता से लिया गया। देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कई देश भाई अपना आर्थिक विकास कर रहे हैं, लगातार वो विकास के रास्ते को तोड़ते जा रहे हैं, सारी चरम सीमा तोड़ते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है, बड़ी बड़ी इमारतें बढ़ रही है, पर लोगों का ध्यान 1960 के दशक में तब गया पर्यावरण के मुद्दे पर, तब गया जब देखिए 1992 में वैश्विक मामलों से सरोकार रखने वाले विद्वानों का समूह, मतलब एक्सपर्ट लोगों का एक समूह था, उस समूह को कहते थे हम क्लब ऑफ रोम। क्लब ऑफ रोम ने 1972 में एक अपनी मैगजीन लिखी थी जिसका हेडिंग जो था वो था लिमिट्स टू ग्रोथ, लिमिट के साथ विकास करना। ठीक है, शीर्षक से एक पुस्तिका को प्रकाशित किया, और यूएनओ ने पर्यावरण कार्यक्रम सहित अनेक अंतरराष्ट्रीय संगठनों को शुरू किया। ठीक है, जो इन समस्या को, जैसे देखिए यूएनओ ने एक संगठन बनाया जिसका नाम था यूएनईपी। क्या नाम था बच्चों? यूएनईपी। इसका फुल फॉर्म पूछ लेता पेपर में, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और इसके बाद 1992 में ब्राजील की राजधानी जो हुआ करती थी पहले, अभी तो ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है, पहले होती थी रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो में एक सम्मेलन हुआ 1992 में, पर्यावरण के मुद्दे पर पहली बार विश्व स्तर पे जो मीटिंग हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। 1992 में, 1992 में ब्राजील की उस समय राजधानी थी रियो डी जेनेरियो में एक मीटिंग हुई, इसे रियो सम्मेलन और पृथ्वी सम्मेलन के भी नाम से जाना जाता है। इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन को इंग्लिश में कहते हैं क्लाइमेट चेंज। ठीक है, जैव विविधता, मतलब अलग अलग तरीके की जो प्रजातियां होती है जीव जंतु की, पेड़ पौधों की, जो खत्म होती जा रही है, वानिकी के संबंध में नियम 4 निर्धारित किए गए। नियम 4 का मतलब नियम कानून बनाए गए।
और इसी मीटिंग के बाद एक कॉन्सेप्ट आया साझी संपदा का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साझी संपदा। साझी संपदा होती क्या है? साझी संपदा का मतलब होता है जिसपे किसी एक देश का कंट्रोल नहीं है, पूरा विश्व का नियंत्रण, उसे बोलते हैं साझी संपदा। जैसे अटलांटिक हो गया, हमारा अंतरिक्ष हो गया, ये सब साझी संपदा है जिन पर किसी एक देश का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। इसे पृथ्वी का वायुमंडल, जैसे कि पृथ्वी का वायुमंडल हो गया भाई, अटलांटिक हो गया हमारा, ठीक है, समुद्री सतह हो गया, बाहरी अंतरिक्ष हो गया। वैश्विक संपदा की सुरक्षा करना, देखो जो वैश्विक संपदा होती है ना, इसकी सुरक्षा किसी एक देश के, इसकी सुरक्षा, वैश्विक संपदा की जो जिम्मेवारी होती है ना, वो किसी एक देश की नहीं होती है, ठीक है, इसे ना पूरे विश्व की जिम्मेदारी है। अंतरराष्ट्रीय सहयोग के द्वारा हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अटलांटिक संधि हुई 1959 में, ये संधियां याद रखना, पर्यावरण को संरक्षण के लिए कुछ महत्वपूर्ण संधियां हुई। जैसे अटलांटिक संधि 1959 में, मॉन्ट्रियल न्यायाचार 1987 में, अटलांटिक पर्यावरण न्यायाचार 1991 में, ठीक है। पर्यावरण को लेकर के उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध, देखिए उत्तर पर्यावरण के मुद्दे पर पूरी दुनिया जो है ना, दो ध्रुवों में बढ़ गई, एक उत्तरी दुनिया और एक दक्षिणी दुनिया। उत्तरी दुनिया जो डेवलप नेशन थी, दक्षिणी दुनिया जो लोअर डेवलप कंट्रीज थी, ठीक है। कि रवैये में बाबू पर्यावरण प्राप्त भिन्नता देखने को मिली। जो विकसित देश है उत्तरी दुनिया वाले, उनके अनुसार पर्यावरण की संरक्षण की साझी जिम्मेदारी होनी चाहिए। मतलब जितना उत्तरी दुनिया की रिस्पॉन्सिबल है, उतना ही दक्षिण दुनिया। पर दक्षिण दुनिया का कहना यह है कि भैया उत्तर दुनिया वालों ने तो पहले प्रदूषण कर करके अपना विकास कर लिया, अब हमें थोड़ी सी रियायत मिलनी चाहिए। दोनों के बीच ये कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। विकसित देशों ने पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, दक्षिण दुनिया का कहना है, इसलिए संरक्षण की जिम्मेदारी ना ज्यादा इनकी होनी चाहिए। सभी विकसित देशों ने औद्योगिकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, इसीलिए उन पर वे बाध्यता नहीं लगानी चाहिए जो विकसित देशों पर लागू हो जाए। 1992 में हुए पृथ्वी सम्मेलन, अच्छा पृथ्वी सम्मेलन को एक और नाम से जानते हैं, रियो सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन भी इस बात को माना लिया गया था कि इसे साझी जिम्मेदारी व अलग अलग भूमिका का सिद्धांत कहा जाएगा। 1997 में लागू क्योटो प्रोटोकॉल, याद रखना क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में बाध्यताओं से भी भारत, चीन व अन्य विकसित देशों को अलग रखा गया। भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। भारत, चीन और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं में छूट दी गई थी। फिर भी भारत विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा पर्यावरण संबंधित वैश्विक प्रयासों में शिरकत करता रहता है। भारत ने ऑटो फ्यूल पॉलिसी के अंतर्गत वाहनों को स्वच्छ ईंधन, जैसे आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे गाड़ी चल रही है, बैटरी वाली गाड़ियां चल रही है, सीएनजी की गाड़ियां चल रही है, ठीक है, अनिवार्य कर दिया गया। 2003 में बिजली अधिनियम को ऊर्जा, मतलब हमारे यहाँ पे देखो जो कोयले को जला करके बिजली बनाई जाती है, उसकी जगह अब हम सौर ऊर्जा, विंड एनर्जी जैसे चीजों पर फोकस करेंगे। भारत ने बायोडीजल बनाने की योजना भी बनाई है। बायोडीजल क्या होता है? वही गोबर गैस वगैरह जो होती है हमारी, इसे बायोडीजल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, देखिए पर्यावरण को बचाने के लिए वनों की कटाई, खनिज उद्योगों व बड़े बड़े बांधों को बनाने के विरुद्ध में आंदोलन चलाए गए हैं, ठीक है। संसाधनों को लेकर के सदैव राज्यों के बीच तनातनी होती रही है। संसाधनों से जुड़ी भू राजनीति को पश्चिमी दुनिया ने ज्यादा व्यापारिक संबंध, युद्ध तथा ताकत के संदर्भ में सोचा। जहाज की सहतीरों के लिए इमारती लकड़ियों की आपूर्ति 17वीं शताब्दी के बाद, देखो जहाजों से 17वीं शताब्दी में जो इमारती लकड़ियां होती है, बड़े बड़े पेड़ों को बड़े यूरोपीय देशों ने, शक्तिशाली देशों ने, जिन देशों को गुलाम बनाया था, अपना उपनिवेश बनाया था, वहां से काट काट के मतलब वनों का विनाश किया। 20वीं सदी के अधिकांश समय में विश्व की अर्थव्यवस्था तेल पर निर्भर होती रही है और पेट्रोलियम का इतिहास युद्धों और संघर्षों का इतिहास रहा है। सऊदी अरब और इराक विश्व के बहुत बड़े तेल उत्पादक हैं। आपको याद होगा प्रथम खाड़ी युद्ध, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। विश्व राजनीति के लिए पानी भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। आने वाले टाइम में पानी एक स्केयर, दुर्लभ संसाधन बन जाएगा। विश्व के कुछ भागों में स्वच्छ जल भी लगातार कम होते जा रहा है। साझे जल संसाधन को लेकर के भी मतभेद चलता रहा है। यह माना जाता है कि 21वीं सदी में जल क्या रहेगा? फसाद रहेगा। एक युद्ध का बहुत बड़ा कारण रहेगा जल।
1982 में संयुक्त राष्ट्र संघ बोले तो यूएनओ मूलवासी को ऐसे लोगों का वंशज बताया जो मौजूदा देश में बहुत दिनों से रहते चले आ रहे थे। भारत में मूलवासियों को अनुसूचित जातियों या आदिवासी भी कहा जाता है। ये कुल जनसंख्या का 8% है। अब इस चैप्टर में ना कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जैसे कौन कौन से डेट है। 1959 में अटलांटिक संधि हुई थी। 1950 से 60 में इजराइल, सीरिया, जॉर्डन के बीच संघर्ष हुआ। 1975 में वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन हुआ। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ, जिसे रियो सम्मेलन कहते हैं। ये ब्राजील के रियो दी जेनेरियो में हुआ। 1972 में लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक लिखी गई, जिस क्लब ऑफ रोम ने। 1987 में आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट है ना छपी। 1991 में अटलांटिका पर्यावरण न्यायाचार हुआ। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल पर सहमति बनी। इसमें ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन दर को कम करने की बात करी गई। 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, ये इंपॉर्टेंट है भारत में। 2002 में भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। तो इस वीडियो में हमने वन शॉट रिवीजन किया बच्चों, ठीक है। और एमसीक्यू क्वेश्चन इसी चैप्टर का हमारे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप जाकर के उस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी मेहनत आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और कम से कम अपने एक फ्रेंड के साथ और स्कूल ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।